हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का 7वां अध्याय संज्ञा तथा संज्ञा के भेद। शुरू करते हैं। संज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द। सम जमा ज्ञा से मिलकर बने इस शब्द का कोशगत अर्थ है नाम। अतः जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। वस्तु पेंसिल, पुस्तक, मेज, दीवार, बर्तन, फल, कॉपी आदि। स्थान दिल्ली, आगरा, लखनऊ, पटना, लंदन, कनॉट प्लेस, चांदनी चौक आदि। प्राणी राजीव, बच्चा, हाथी, घोड़ा, शेर, बिल्ली, सांप, तोता, कबूतर, चिड़िया, भेड़, हिरन, लड़का, लड़की आदि। भाव बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, मिठास, खटास, मित्रता, शत्रुता, अच्छाई, बुराई, सर्दी, गर्मी, प्यार, लंबाई, चौड़ाई आदि। संज्ञा के भेद जानते हैं। संज्ञा के भेद मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी पर्टिकुलर एक स्पेशल किसी पर्सन का नाम, किसी प्राणी का नाम या किसी वस्तु या स्थान का नाम या किसी जगह का नाम का पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं। क्रांतिकारी भगत सिंह से अंग्रेज भयभीत थे, तो भगत सिंह क्या हुआ? विशेष नाम। जर्मन भाषा में सीपिका ने मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की, तो विशेष नाम है और विशेष स्थान है। नंदन तथा चंपक बच्चों की प्रिय पत्रिका है, ये एक विशेष वस्तु का नाम है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिखों का पवित्र स्थान है, तो ये विशेष स्थान के बारे में बात हो रही है। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 4 वर्ष अध्ययन करने के बाद सागर अपने गांव लौटा, तो यहाँ पे सिर्फ गांव है, कौन सा गांव है उसका कोई नाम नहीं है, तो ये एक जातिवाचक है। तालाब में मछलियां तैर रही हैं, तो ये जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद और माने जाते हैं। पहला है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो, जैसे दल, सभा, गिरोह, गुच्छा, मंडल, कुंज आदि। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, जैसे लोहा, दूध, चीनी, सोना, तेल, पानी, चांदी, चावल, घी, मिट्टी आदि। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के गुण, दोष, स्वभाव, भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। खेतों में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है। ताजमहल की सुंदरता देखकर हम दंग रह गए, तो सुंदरता एक गुण है। परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। भाववाचक संज्ञाओं की संरचना कैसे की जाती है, चलिए देखते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से तथा अव्यय से। हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है ये। शुरू करते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में, जैसे जातिवाचक संज्ञा है जाति और उसका भाववाचक बना जातीयता। डाकू जातिवाचक है, भाववाचक हो गया उसका डकैती या डाका। युवक भाववाचक यौवन। मित्र, मित्र का भाववाचक मित्रता या मैत्री। इसी तरीके से वकील अगर जातिवाचक है तो वकील का भाववाचक बनेगा वकालत। नारी का जातिवाचक बनेगा नारीत्व। सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा, तो सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनता है? सर्वनाम शब्द है अहम, तो इसका भाववाचक संज्ञा में इसका रूप बदलेगा अहंकार। मम ममता, ममत्व। सर्व सर्वस्व। निज निजत्व। स्वयं स्वत्व। पराया परायापन। विशेषणों से भाववाचक संज्ञा, विशेषण शब्द है अधिक, तो उसका भाववाचक हुआ अधिकता। गुरु गुरुता। गौरव निपुण निपुणता। हरा हरियाली। सफल
जो विशेषण है इसका भाववाचक है सफलता। दुष्ट का भाववाचक है दुष्टता। मधुर मधुरता। बुरा बुराई। अव्ययों से भाववाचक संज्ञा। अव्यय है धिक, इसका भाववाचक हुआ धिक्कार। अव्यय है मना, तो भाववाचक हुआ मनाही। बहुत बहुतायत। वाह वाहवाही। अव्ययों से भाववाचक संज्ञा तो किस प्रकार बनते हैं अव्ययों से भाववाचक संज्ञा, चलिए देखते हैं। अव्यय है धिक, तो धिक से धिक का भाववाचक हुआ धिक्कार। मना, मना का भाववाचक हुआ मनाही। बहुत का भाववाचक हुआ बहुतायत। इसी तरह वह अव्यय है, इसका भाववाचक हुआ वाहवाही। निकट निकटता। समीप सामीप्य। क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन किस तरह से होता है, कैसे शब्द बदलते हैं। क्रिया है उड़ना, तो उसका भाववाचक हुआ उड़ान। इसी तरीके से पूजना क्रिया है और इसका भाववाचक बनेगा पूजनीय। भागना दौड़ना, तो इसका भाववाचक हुआ भगदड़। क्रिया लेना देना, इसका भाववाचक हुआ लेन देन। इसी तरीके से कुछ और शब्द भी यहाँ पर हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, परंतु कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कभी कभी अपने गुण दोषों के कारण अनेक व्यक्तियों का बोध कराती हैं। तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न बनकर या न रहकर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो यह एक जातिवाचक बन गया। आज जयचंदों के कारण देश को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो जयचंद शब्द है ये एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि एक जाति के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में हरिश्चंद्र और जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नहीं है। यहाँ हरिश्चंद्रों अर्थात सत्यनिष्ठा तथा जयचंदों अर्थात विश्वासघात के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अतः यह शब्द जातिवाचक हो गए हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जिस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के समान प्रयुक्त हो जाती है, उसी प्रकार कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त हो सकती है। तो जैसे हमने अभी पीछे अभी हमने देखा कि हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ, उसी तरीके से कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में करना पड़ता है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी का अर्थ यहाँ पर किससे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। उसी तरीके से दूसरा है शास्त्री जी कर्मठ तथा ईमानदार व्यक्ति थे, तो शास्त्री जी एक जातिवाचक है लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष के लिए में प्रयुक्त किया गया है, लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए। अब इस पाठ को बेटा एक बार रिवाइज कर लें, सब पूरे पाठ को। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु का ज्ञान होता है। जातिवाचक संज्ञा से वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। जब भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से भाववाचक संज्ञा की रचना की जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे समझ में आया है। आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।